अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का एंगुलर मैग्नीफिकेशन। व्हाट इज़ एंगुलर मैग्नीफिकेशन? देखें, पहले हमने पढ़ा था लीनियर मैग्नीफिकेशन। वो रेशो था इमेज ऑफ यानी हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये रेशो है इट इज़ द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट एडेड आई एंड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई। अब देखें, जब हम ये कोई समझें हमारा ऑब्जेक्ट है, जब हम इस ऑब्जेक्ट को अनएडेड आई से देखेंगे, नेक्ड आई से देखेंगे, तो ये एक एंगल बनाएगा। इस एंगल को कहेंगे, सपोज करें हम इस एंगल को कहेंगे अल्फ़ा। पर जब हम लेंस की मदद से देखेंगे, सपोज करो हमने एक लेंस यूज़ किया, तो लेंस इसकी इमेज बनाएगा, ये वर्चुअल इमेज बना देगा इसकी, ये इसकी वर्चुअल इमेज बन गई। तो अब ये जो एंगल बन जाएगी, इस एंगल को कहेंगे बीटा। तो इन दो एंगल्स का जो रेशो होगा, इस रेशो को कहेंगे एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एक बात मेरी समझ लें, जो ऑब्जेक्ट की अपीयरेंट साइज होती है ना, वो डिपेंड करती है विजुअल एंगल पे। मसलन क्या है विजुअल एंगल का? अब देखें, ये हमारी आई है और सपोज करो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट जितना हमारी आई के नज़दीक होता है उतनी विजुअल एंगल ज़्यादा बनती है, और जितना ही ऑब्जेक्ट आई से दूर होता है विजुअल एंगल कम होती जाती है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, आई के नज़दीक था, विजुअल एंगल ज़्यादा है। यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट दूर है, विजुअल एंगल कम है। यहाँ पे विजुअल एंगल और कम हो गई। तो मैंने पॉइंट भी लिखी है, द apparent size of an object depends upon the visual angle. Greater the visual angle, greater will be the apparent size of an object. जैसे आपको पता है एरोप्लेन जो होता है वो हमें छोटा नज़र आता है। वो इसलिए छोटा नज़र आता है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होता है। जो दूर वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें साइज़ में छोटे नज़र आते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो हमसे दूर होते हैं। पर जैसे ही वो नज़दीक आते जाते हैं वो हमें बड़े ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं क्योंकि अपीयरेंट साइज़ बढ़ती है। अच्छा, आप देखें, हमारी आई जो है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना हम अपनी आई के नज़दीक ले आएंगे उतनी उसकी अपीयरेंट साइज़ बढ़ती जाएगी। पर एक लिमिट है, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन डिस्टेंस तक अपनी आई के करीब लेके आ सकते हैं। अगर हम उससे भी ज़्यादा करीब ले आएंगे तो वो हमें ब्लर्ड नज़र आएगा। तो वो जो डिस्टेंस जहाँ तक हमें क्लियर दिखाई देगा उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और वो नॉर्मल आदमी के लिए 25 सेंटीमीटर है। पर जैसे ही एज बढ़ती है तो ये भी इंक्रीज़ हो जाता है, यानी हमारे लिए नॉर्मल आदमी के लिए 25 सेंटीमीटर होगा, किसी और के लिए 40 सेंटीमीटर होगा, 50 सेंटीमीटर होगा, इस तरीके से होगा। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या है। तो पहले हम नेक्ड आई से ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एंगल छोटी बनेगी, वो एंगल होगी अल्फ़ा। और जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट यानी ग्लासेस, यानी हम समझे कोई लेंस पहन के देखेंगे तो उस एंगल को कहेंगे बीटा, और इनका जो रेशो होगा उनको कहेंगे एंगुलर मैग्नीफिकेशन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंगल सबटेंडेड बाय एडेड आई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय नेक्ड आई, ताकि क्लियर हो जाए। तो ये बात मैंने बता दी। अब देखें, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? तो हम इसको मैग्नीफाइंग गिलास भी कहते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा मैच यानी जो वॉच मेकर होता है उसके हाथ में एक गिलास होता है जिसकी मदद से वो अपनी आई पे लगा के वॉच को रिपेयर करता है, क्योंकि वाई में जो स्पेयर पार्ट्स यूज़ होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं जो हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आते। बहरहाल ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? तो हम कहते हैं अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ कैन बी यूज एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट इट इज़ द कन्वेक्स लेंस हैविंग शॉर्टर फोकल लेंथ। अब बात समझें, जब भी हम कन्वेक्स लेंस को एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे यूज़ करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के अंदर रखेंगे। When convex lens is used as a simple microscope, the object must be placed within the principal focus। और आपको याद है, जब हम ऑब्जेक्ट को within the principal focus रखेंगे तो हमें इमेज मिलेगी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। तो
The image formed by a simple microscope is virtual, erect and magnified. और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर क्या है? मैग्निफिकेशन पावर इसका है m इज इक्वल टू d अपॉन f. f मीन्स फोकल लेंथ, d मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो कि 25 सेंटीमीटर होता है +1. ये क्वेश्चन भी आपकी टेस्ट में आ चुका है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर कितना होता है, ये होता है. और सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है? तो कॉन्वेक्स. अच्छा, उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को और भी डिटेल से देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. जब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हमें देखना होगा तो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे. ठीक है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? इट कंसिस्ट 2 कन्वेक्स लेंस. इसमें 2 कन्वेक्स लेंस होते हैं. एक हमारी आई के नज़दीक होता है, एक ऑब्जेक्ट के नज़दीक होता है. जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, जो हमारी आई के नज़दीक होता है उसको आई पीस कहते हैं. ठीक है. और ये दोनों कन्वेक्स हैं. इट कंसिस्ट 2 कन्वेक्स लेंस. ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ शॉर्ट होती है. देखें, मैंने इसको थिक बनाया है, इसको मैंने थिन बनाया है. जो थिक होता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है, जो थिन होता है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है. ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ f1 एंड आई पीस ऑफ लॉन्गर फोकल लेंथ f2. अब यहाँ से क्वेश्चन करते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो कौन सी इमेज बनाएगा? तो याद रखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो प्रिंसिपल फोकस से थोड़ा आगे होती है. तो इसलिए हम कहते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव कौन सी इमेज बनाएगा? रियल बनाएगा, इन्वर्ट बनाएगा और मैग्नीफाइड बनाएगा. इस तरीके से इमेज फॉर्म्ड बाय आई पीस. अब हमने कुछ सेटिंग इस तरह से की है ताकि ये जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, और ये जो इमेज बनाएगा वो इसके प्रिंसिपल फोकस के अंदर बनाएगा. और आपको पता है जब ऑब्जेक्ट किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस के अंदर पड़ा होगा तो वो कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड. तो आई पीस इसकी जो इमेज बनाएगा वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनाएगा. अब आपसे पूछते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सी इमेज बनाएगी? फाइनल इमेज. सो इमेज फॉर्म्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इमेज बनाएगी वर्चुअल बनाएगी, इन्वर्ट बनाएगी और मैग्नीफाइड बनाएगी. और दूसरा क्वेश्चन आपसे करते हैं, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन पावर? तो मैग्निफिकेशन पावर है L अपॉन f1. L इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस. ठीक है. डिवाइडेड बाय f1. f1 इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस. फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. d अपॉन f2. d इज द लीस्ट डिस्टेंस, f2 इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस +1. ये मैग्निफिकेशन है, या मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये भी हो सकता है. सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव कौन सी इमेज बनाएगा, आई पीस कौन सी इमेज बनाएगा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप फाइनल इमेज कौन सी बनाएगी. उसके बाद हमारा टॉपिक होता है टेलीस्कोप. टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क है? टेलीस्कोप दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ करते हैं और माइक्रोस्कोप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ करते हैं. तो देखें, these are the optical instrument which are used to see distant object. जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करते हैं. The image formed by telescope is less than the original object. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर हम किसी भी टेलीस्कोप से अगर हम मून को देखेंगे तो हमें मून नज़र आएगा. हालांकि मून की साइज़ तो बहुत बड़ी है ना, पर जब हम नेक्ड आई से देखेंगे तो हमें छोटा नज़र आएगा. टेलीस्कोप से देखेंगे तो बड़ा तो नज़र आएगा, पर अभी भी वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से छोटा होगा. और ये जो टेलीस्कोप हैं बेसिकली इसके 2 टाइप्स होते हैं. एक को कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग. ठीक है. तो ये जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है इसमें लेंसेज यूज़ होते हैं और जो रिफ्लेक्टिंग होते हैं इसमें मिरर्स यूज़ होते हैं. तो ये 2 बात आप याद रखें. हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है. सो टेलीस्कोप में अब हम 3 टाइप्स डिस्कस करते हैं. सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहाँ यूज़ होती है. तो मैंने लिखा है इट इज़ यूज टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स. हेवनली जस्ट लाइक स्टार्स. अगर कोई स्टार देखना है, कोई सन देखना है तो उसके लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है, इट्स कंसिस्ट 2 कन्वेक्स लेंस. इसमें 2 कन्वेक्स लेंस होते हैं.
ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्गर फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ लॉन्गर होती है f1 एंड आई पीस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ मीन्स f2। अब वही क्वेश्चन आता है कि भाई ऑब्जेक्टिव कौन सी इमेज बनाएगा, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा होगा। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे। तो जो इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव रियल, इन्वर्ट और डिमिनिश होगी। जो आपने पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तो इमेज कैसी बनती है, तो रियल, इन्वर्ट और डिमिनिश। इमेज फॉर्म्ड बाय आई पीस, हमने इन लेंसेज को ऐसे रखा है ताकि ये जो ऑब्जेक्टिव इमेज बनाए वो जस्ट इनसाइड दी प्रिंसिपल फोकस ऑफ आई पीस बनाए, और जब ये जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो जब ऑब्जेक्ट विद इन द प्रिंसिपल फोकस रखा है अगर हम रखेंगे तो उसकी इमेज क्या बनेगी, तो उसकी इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। तो इमेज फॉर्म्ड बाय आई पीस, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। अगर आप फाइनल इमेज की बात करेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो इमेज बनाएगी वो वर्चुअल होगी, इन्वर्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी। और इसका मैग्नीफिकेशन पावर कैसे देंगे, तो इसका मैग्नीफिकेशन पावर देंगे f1 अपॉन f2। f1 मीन्स फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म होती है लेंथ ऑफ स्कोप। लेंथ ऑफ स्कोप क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। और फोकल ऑफ इसका लेंथ ऑफ स्कोप का फार्मूला होता है L इज इक्वल टू f1 प्लस f2, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे गैलीलियन टेलीस्कोप। व्हाट इज गैलीलियन टेलीस्कोप? इट इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अगर हमें अर्थ पे ऑब्जेक्ट देखने हैं तो हम गैलीलियन टेलीस्कोप से देखेंगे। गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है, तो इसके पास दो लेंस होते हैं। एक होता है कन्वर्जिंग जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है डाइवर्जिंग जो कि आई पीस होता है। तो इसी तरीके से गैलीलियन टेलीस्कोप कौन सी इमेज बनाएगी, वर्चुअल बनाएगी, इरेक्ट बनाएगी और मैग्नीफाइड बनाएगी। और इसका मैग्नीफिकेशन पावर भी सेम होगा, m इज इक्वल टू f1 प्लस f2। पर यहाँ पे जो लेंथ ऑफ स्कोप होगी ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। लेंथ ऑफ स्कोप कैसे फाइंड करेंगे, f1 माइनस f2, यानी ऑब्जेक्टिव से हम आई पीस माइनस कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मॉडिफाइड फॉर्म है, क्योंकि आपने देखा था इसमें जो फाइनल इमेज बन रही थी वो इन्वर्ट बन रही थी। अब हम इस इन्वर्ट इमेज को इरेक्ट इमेज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दो लेंसेज के बीच में एक और लेंस लगाते हैं। उस लेंस को कहते हैं इरेक्टिंग लेंस। तो याद रखिएगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में कितने लेंसेज होंगे, 3 लेंसेज होंगे। एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक आईपीस होगा, एक इरेक्टिंग होगा। ये इरेक्टिंग लेंस का काम क्या होगा, ये जो फाइनल इमेज इन्वर्ट बन रही थी इसको इरेक्ट कर देगा। ये मैग्नीफिकेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा इमेज को इरेक्ट करेगा, इरेक्ट द इमेज, ठीक है। और ये कहाँ रखते हैं, तो ये हम ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में रखते हैं। तो ये याद रखिएगा, इमेज फॉर्म्ड बाय टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की इमेज तकरीबन सेम होगी, सिर्फ वहाँ पे इन्वर्ट था, यहाँ पे इरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इरेक्टिंग लेंस भी यूज़ किया है। तो आप ये नोट करें, तो बाकी 1-2 टॉपिक हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, आप देखें हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है दी आई। आई जो है वो हमारा जो होता है वो कैमरा की तरह काम करता है। हमारी आई में भी एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो इमेज बनाता है। जिस जगह पे इमेज बनती है उसको हम रेटिना कहते हैं। बहरहाल आई के कुछ असेंशियल पार्ट्स हैं। एक है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, तो हमारी आई के फ्रंट में एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन होती है।
अब ये डिटेल में तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम मेडिकल के स्टूडेंट तो नहीं हैं और मैं आपको फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपको काम की बात बताऊँगा कि कॉर्निया में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखनी है कि कॉर्निया में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होती है। उसके बाद होता है आइरस। आइरस समझे एक किस्म का शटर होता है जो हमारी आई पे लाइट इंटर होती है उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। अगर हम किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो आइरस हमारी यानी लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, वो शटर को थोड़ा सा क्लोज कर देता है ताकि लाइट कम पड़े हमारी आई पे। उसके बाद है रेटिना, जो इमेज बनती है हमारी आई के बैक पे इमेज बनती है और जहाँ पे इमेज बनती है उस जगह को रेटिना कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इमेज कहाँ बनती है, तो इमेज हमेशा रेटिना पे बनती है। कॉर्निया पे लाइट जैसे ही आएगी वो रिफ्रैक्ट होगी कॉर्निया पे, आइरस इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा और इमेज बनेगी रेटिना पे। उसके बाद होते हैं कोन्स एंड रॉड्स, ये एक सेल होते हैं। ये सेल क्या करते हैं, जब भी इमेज रेटिना पे बनती है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। सो दीज सेंस द इमेज, तो ये इस तरीके से इमेज बनती है। लाइट जब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, सपोज करें ये हमारी एक आई है, ठीक है, ये अजीब शेप बन गया है। सो जैसे ही ये समझे हमारे पास एक किस्म की कॉर्निया है, तो जैसे ही लाइट इंटर होगी ये समझे हमारे पास जो है वो रेटिना है और यहाँ पे ये कॉन्स एंड रॉड्स होते हैं। तो सारी लाइट यहाँ पे फोकस होके यहाँ पे इमेज बनती है और ये कॉन्स एंड रॉड उसको फोकस कर देते हैं, सेंस करते हैं। अच्छा, अब हमारे काम की बात यह है कि हमारी आई में डिफेक्ट भी होते हैं। तो हमारे आई में दो एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं टाइम के हिसाब से। आपने देखा होगा कुछ ऐसे बंदे होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ग्लासेस लगाते होंगे और जब दूर देखते होंगे तो ग्लासेस नहीं पहनते होंगे। कुछ ऐसे बंदे होंगे जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ग्लासेस यूज़ नहीं करते, पर जब दूर देखते हैं तो ग्लासेस पहनते हैं। तो हम कैटेगरीज बनाएंगे इसकी। एक होता है मायोपिया, एक एबनॉर्मलिटी होती है मायोपिया, और इस मायोपिया को हम शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। शॉर्ट साइटनेस क्या होती है, एक बंदा जो नज़दीक वाली चीज़ों को देख सके क्लियरली पर दूर वाली चीज़ों को क्लियरली ना देख सके, तो हम कहेंगे ये मायोपिया हुआ है इसको, और इस बंदे को हम कहेंगे शॉर्ट साइटनेस। मतलब नज़दीक वाली चीज़ों को ये देख सकता है, दूर वाली चीज़ों को नहीं देख सकता। तो मैंने लिखा है इन दिस एबनॉर्मलिटी अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, पर दूर वाले ऑब्जेक्ट नहीं देखता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि उनका जो आईबॉल होता है, उनका आईबॉल एक्चुअली थिक हो जाता है। जब आईबॉल थिक हो जाता है तो दूर वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है वो रेटिना से आगे बनाता है। इस केस में दूर वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनेगी। सो इन दिस केस द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी समझो कि इमेज यहाँ बनेगी। तो यहाँ जब बनेगी तो उसको कॉन्स एंड रॉड सेंस नहीं करेंगे। तो इस इमेज को हमें यहाँ बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे। जब डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे तो डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, इसको डाइवर्ट करके यहाँ लेके आएगा। तो मैंने लिखा है दिस कैन बी करेक्टेड, या दिस कैन बी, ठीक है, करेक्टेड बाय यूजिंग डाइवर्जिंग मीन्स कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हुए अब हम इस एबनॉर्मलिटी को ख़त्म कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये की पॉइंट है कि भाई मायोपिया में क्या होता है, इमेज कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है या बिहाइंड द रेटिना बनती है, और इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं हम। दूसरा होता है हाइप्रोपिया। अब हाइप्रोपिया को हम कहते हैं फार साइटनेस। फार साइटनेस में क्या होता है, इस एबनॉर्मलिटी में बंदा दूर वाली चीज़ों को देख सकता है पर नज़दीक वाली चीज़ों को देख नहीं सकता। यानी जब न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो ग्लासेस पहनेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन दिस एबनॉर्मलिटी अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली
बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें क्या होता है कि इसका जो आई बॉल होता है वो शार्ट हो जाता है। जब आई बॉल शार्ट होता है फोकल लेंथ बढ़ जाती है। जब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो दूर वाली चीज़ों को ये फोकस करेगा रेटिना पे, पर नज़दीक वाली चीज़ों को ये क्या करेगा, रेटिना के पीछे फोकस करेगा। अब हम क्या करना है, इसको रेटिना पे लेके आना है, इसलिए हम कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे। जब हम कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे तो ये जो यहाँ पे हो रहा था अब ये यहाँ पे आ जाएगा। So in this case image of near object is formed behind the retina. This can be corrected by using the converging lens. Converging lens means convex lens. उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 का, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। व्हाट इज स्पेक्ट्रोमीटर? इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब इसमें भी लेंसेज होंगे, विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम ऑफ सोर्स। किसी भी लाइट सोर्स का हमें स्पेक्ट्रम देखना है तो हम स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करेंगे। असेंशियल पार्ट क्या होते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के? एक होता है कोलेमेटर। कोलेमेटर बेसिकली एक ट्यूब होता है, इसके एक साइड पे स्लिट होती है और दूसरे साइड पे कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये जब सोर्स होता है तो इस सोर्स में से जो रेडिएशन आते हैं वो इस तरीके के आते हैं, तो ये इतना दूर रखते हैं जितना प्रिंसिपल फोकस, तो फिर जब लेंस से रेज निकलेंगे तो वो मतलब पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका काम क्या है? इट प्रोड्यूसेस पैरेलल बीम ऑफ रेज, यानी ये लाइट के पैरेलल रेज जो है प्रोड्यूस करता है। और ये जब पैरेलल रेज यानी इस तरीके से होते हैं, ये कोलेमेटर हो गया, इसने पैरेलल रेज प्रोड्यूस कर दिए। अब यहाँ पे डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग होगा। डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग क्या करेगा? लाइट में डिस्पर्सिंग करेगा। सो डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग इट डिस्पर्स द लाइट, यानी अगर कॉम्प्लेक्स लाइट होगी तो उसके सारे कलर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम टेलीस्कोप यूज़ करेंगे। जब टेलीस्कोप हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये रेज आएंगे पैरेलल रेज, मतलब इनको गैदर करने के लिए हम टेलीस्कोप यूज़ करेंगे। तो टेलीस्कोप का काम क्या होगा? इट इज़ यूज टू सी द स्पेक्ट्रम मीन्स गैदर द रेज। तो इस तरीके से ये स्पेक्ट्रोमीटर काम करता है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब हम इन पे कुछ MCQs करेंगे, आप ये नोट कर दें। अब ये मैंने कुछ MCQs लिखे हैं, इसको देख लेते हैं। डैश कैन बी यूज एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मैंने बताया था कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ, तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद है द इमेज फॉर्म्ड अ कन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज यूज एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 5 + 1। तो 5 + 1 कितना होगा? 6 होगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज, सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने बताया था वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। फाइंड द पावर ऑफ लेंस इफ इट्स फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो पावर इज द रेसिप्रोकल, सेंटीमीटर में दिया है इसलिए 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर करेंगे तो 10 डायोप्टर्स होगा। उसके बाद क्वेश्चन है द स्पेरिकल एवरिएशन कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग। स्पेरिकल एवरिएशन कैसे मिनिमाइज करेंगे? तो हम अपर्चर यूज़ करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आईपीस जो इमेज बनाएगा वो वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और मैग्नीफाइड बनाएगा। तो ऑप्शन डी होगा। द मैग्नीफाइड पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो L/F1 अंडर ब्रैकेट D/F2 + 1 होगा। ये क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा। फाइंड, अच्छा ये एक टेक्निकल न्यूमेरिकल है। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आईपीस। तो मैग्निफिकेशन आपको पता है F1/F2। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 100 और आईपीस की है 25, तो इसका मैग्निफिकेशन 4 होगा। उसके बाद ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। द मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 4।
ठीक है। एंड लेंथ ऑफ स्कोप इज़ 100, यानी हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम 100 हो और उनकी डिवीजन 4 हो, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ ऑफ स्कोप सम से बनेगा और मैग्नीफिकेशन डिवाइड करने से। इसका कभी नहीं हो सकता, इसका देखें, इसका हो सकता है, क्योंकि सम करेंगे तो 100 आएगा और 80 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 4। पर अब आप देखें, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, क्या कहा है, ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, हमारा ये ऑप्शन होगा। यानी सम करेंगे तो 80, डिवाइड करेंगे तो 4, तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद द इमेज फॉर्म्ड बाय टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, क्योंकि हम इसमें इरेक्टिंग लेंस भी यूज़ करते हैं। उसके बाद है डैश इज़ यूज टू स्पेक्ट्रम ऑफ, डैश इज़ यूज टू सी स्पेक्ट्रम ऑफ सोर्स, तो स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है इन मायोपिया द इमेज इज़ फॉर्म्ड। मायोपिया में इमेज कहाँ बनेगी, तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनेगी। इन आई मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन अकर्स एट, आई में मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन जो है कॉर्निया में होती है। दी फार साइटनेस कैन बी करेक्टेड। फार साइटनेस मतलब क्या, इसका मतलब है हाइप्रोपिया। हाइप्रोपिया का मतलब है कि नियर ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना बनेगी। उसको आगे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, तो इसको मैं मैग्नीफाइड कर देता हूँ, तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। और इसी तरीके से एक MCQ और लिख लें, द फंक्शन ऑफ कोलेमेटर इज to divert the rays, to converge the rays, to produce parallel beam of light, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कोलोमीटर क्या करता है, कोलोमीटर जो है वो पैरेलल रेज प्रोड्यूस करता है, सो इसका ऑप्शन सी होगा। सो इसी तरीके से आज हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दिया, तो बाकी हमारे पास जितना टाइम बचता है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इंटर के कुछ चैप्टर्स या आपको करवा सकूं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये टेस्ट भी चैप्टर 10 की काशिफ आज अपलोड कर देगा, तो आप इसको सॉल्व करें।